पुराने समय की बात है। समस्त नगर में एक बहेलिया रहता था। वो तरह तरह के पक्षी जंगल से पकड़ता, उन्हें पालता और कुछ समय बाद उन्हें बाजार में बेच देता। इस काम से वो गुजारे लायक पैसे कमा लेता था। परंतु जंगल में पक्षियों को पकड़ना कोई आसान काम नहीं था। कई बार तो जंगल में भटकते भटकते कई दिन बीत जाते, परंतु कोई भी पक्षी हाथ नहीं लगता। उस बहेलिये को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता था। बहेलिये की तोतों में बहुत ही दिलचस्पी थी। वो तोतों को पकड़ता, उन्हें सिखाता और तोतों के शौकीन लोगों को बेच देता। एक बार बहुत ही सुंदर तोता उसके हाथ लग गया। उसने उस तोते को अच्छी अच्छी बातें सिखाई, उसे तरह तरह से बोलना सिखाया। कई दिनों तक उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया। फिर उसके मन में आया, क्यों ना इस तोते को राज्य के राजा को भेंट कर दिया जाए। हो सकता है राजा खुश होकर मुझे भी कुछ बड़ा इनाम दे दे। ये बात सोचकर वो उस राज्य के राजा कृष्ण राय के पास गया और बहेलिये ने तोता राजा को दिखाया। राजा ने जब तोते को देखा तो बहुत ही खुश हुआ। उसने इतना सुंदर तोता पहले कभी भी नहीं देखा था। बहेलिये ने कहा, महाराज, ये तोता सिर्फ सुंदर दिखता ही नहीं बल्कि बोलता भी बहुत ही सुंदर है। ये कहते हुए बहेलिये ने तोते से पूछा, तोते बता, ये किसका महल है। तोता बोला, ये महाराज कृष्ण राय का महल है। ये सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ। उसने बहेलिये से कहा, ये तोता तुम मुझे दे दो, बोलो इसकी क्या कीमत मांगते हो। तब बहेलिये ने कहा, महाराज, सब कुछ आपका ही तो है, मैं तो इसे आपको भेंट स्वरूप देने के लिए लाया हूँ। राजा को बहेलिये का जवाब बहुत ही पसंद आ गया। उसने तोते के बदले में बहेलिये को इनाम में कई स्वर्ण मुद्राएं दे दी। राजा ने तोते के रहने के लिए बहुत ही खास इंतजाम किए। महल में उस तोते को बहुत ही खास सुरक्षा के बीच में रखा गया। रखवालों को आदेश दिया गया कि तोते को कुछ नहीं होना चाहिए। नौकरों को कहा गया कि तोते के खाने पीने में कोई कमी ना रहे, इसके आराम का भी खास ध्यान रखा जाए। और साथ ही साथ राजा ने ये भी कहा कि अगर किसी ने मुझे इस तोते की मौत की खबर सुनाई तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। बाकी सब तो ठीक था, परंतु तोते की मौत की खबर देने वाले को फांसी की सजा दी जाएगी, इस बात से सारे महल के नौकरों में डर बैठ गया। सब लोग पूरी तरह मुस्तैदी के साथ तोते का ध्यान रखने लगे। रखवाले चौकन्ने रहकर पहरा देते कि कहीं कोई बिल्ली या कोई दूसरा जानवर तोते पर हमला ना कर दे। तोते के खाने पीने की चीज़ों का खास इंतजाम किया गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों में वो तोता मर गया। अब इस बात की सूचना महाराज को कौन दे, क्योंकि तोते की मौत की खबर राजा को देने का मतलब था खुद की मौत को गले लगाना। तोते के रखवाले परेशान हो गए। महल के नौकर दुखी हो गए कि क्या किया जाए। तभी सबने महल के सबसे पुराने नौकर से कहा कि आप ही राजा से ये बात कह सकते हैं। आप महल में इतने पुराने हैं और राजा आपकी बात सुनते भी हैं। अब आप ही ये बात राजा तक पहुंचाओ। उस नौकर का नाम राधे श्याम था। राधे श्याम ने कहा, ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं राजा को जाकर ये खबर दे देता हूँ। राधे श्याम हिम्मत बटोरकर राजा के पास गया और कहा, हजूर, आपका तोता। राजा ने कहा, हाँ हाँ, क्या हुआ मेरे तोते को। महाराज, आपका तोता। बताओ क्या हुआ तोते को। हजूर, वो तोता। तब राजा ने खींचते हुए कहा, क्या हुआ मेरे तोते को, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। हजूर, आपका तोता ना तो कुछ खाता है, ना पीता है, ना कुछ बोलता है, ना पंख फड़फड़ाता है, ना आंखें खोलता है और ना ही। राजा ने गुस्से में कहा, तो सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि वो मर गया है।
नौकर तपाक से बोला, हुजूर, मैंने तो तोते के मरने की खबर आपको नहीं दी, बल्कि ऐसा तो आपने ही कहा है, इसीलिए मेरी जान बख्श दी जाए। नौकर की बात सुनकर राजा की बोलती बंद हो गई, क्योंकि सच तो यही था कि तोते की मौत की बात तो खुद राजा ने की थी। और इस तरह से नौकर ने अपनी चतुराई से ये खबर राजा तक पहुंचा दी और खुद भी सुरक्षित रहा। इसी को कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। धनेश्वर नाम का धोबी एक गांव में रहता था। धनेश्वर सिर्फ नाम का ही धनेश्वर था, जबकि धन की उसके पास बहुत कमी थी। जैसे तैसे धनेश्वर अपना धोबी का काम करके पेट पालता था। धनेश्वर रोज नदी के घाट पर जाकर कपड़े धोता था। इस काम के लिए धोबी ने एक गधा भी पाल रखा था। धनेश्वर को अपना गधा बहुत प्यारा था। वो हमेशा अपने गधे को नहला धुलाकर साफ सुथरा रखता था। गधे की साज सजावट में धनेश्वर कोई कमी नहीं छोड़ता था। एक दिन धोबी धनेश्वर नदी के घाट पर कपड़े धो रहा था। कपड़े धोते धोते उसकी नजर नदी में पड़े एक चमकदार पत्थर पर पड़ी। पत्थर देखने में बहुत सुंदर था। धनेश्वर ने झट से वो पत्थर उठा लिया। इतना सुंदर और चमकदार पत्थर धनेश्वर ने पहले कभी नहीं देखा था। असल में वो पत्थर एक हीरा था। धनेश्वर को हीरे की पहचान नहीं थी, इसलिए उसके लिए ये सिर्फ एक चमकदार पत्थर ही था। धनेश्वर ने सोचा कि ये चमकीला पत्थर तो मेरे गधे की शान और बढ़ा देगा। उसने हीरे को एक धागे में पिरोकर गधे के गले में लटका दिया। अब वो धोबी वापस घर की तरफ चल पड़ा। जब वो धोबी गांव की तरफ जा रहा था, तभी वहां से एक जौहरी यानी हीरे का व्यापारी गुजर रहा था। जौहरी को हीरे की अच्छी परख और पहचान थी। जौहरी ने देखा कि धोबी के गधे के गले में एक बेशकीमती हीरा लटक रहा है। उसने सोचा, जरूर ये धोबी मूर्ख ही होगा, वरना इतना कीमती हीरा गधे के गले में कौन पहनाता है। उसने धनेश्वर को आवाज लगाई, सुनो भाई, ये जो पत्थर तुमने गधे के गले में लटका रखा है, इसे कितने में दोगे? धोबी ने कहा, अरे हुजूर, इसके क्या दाम, पर चलो आप इसके 8 आने दे दो। मैंने तो ऐसे ही गधे के गले में बांध दिया था कि गधे का गला सूना ना लगे। धोबी ने बोलना जारी रखा और हंसते हुए कहा, 8 आने की बच्चों को मिठाई ले जाऊंगा, बच्चे खुश हो जाएंगे और गधे का बोझ भी कम हो जाएगा। लेकिन वो जौहरी एक नंबर का कंजूस था। उसके मन में लालच आ गया। जौहरी ने कहा, 8 आने तो ज्यादा हैं, मैं तो इसके 4 आने ही दे सकता हूँ। दूसरी तरफ वो धोबी भी कुछ झक्की किस्म का था। उसने भी जिद पकड़ ली कि 8 आने से कम पर वो ये पत्थर नहीं देगा। फिर धोबी बोला, चलो ठीक है, ना मेरी ना आपकी, 6 आने में सौदा पक्का कर लेते हैं। इस पर जौहरी ने कहा, पत्थर ही तो है ये, और इसके लिए 4 आने कोई कम नहीं है। ये कहकर जौहरी आगे बढ़ने लगा। जौहरी ने सोचा कि थोड़ी दूर चलने पर ये धोबी मुझे आवाज दे देगा। वो आगे बढ़ता गया, लेकिन धोबी ने आवाज नहीं दी। कुछ दूर तक जौहरी चलता ही रहा, लेकिन फिर उसने पीछे मुड़कर देखा, धोबी दिखाई नहीं दे रहा था। जौहरी ने सोचा कि लगता है बात बिगड़ गई। उसे लगा बेकार में ही उसके हाथों से अच्छा सौदा निकल गया। वो वापस पीछे की तरफ दौड़ने लगा और धोबी को आवाज लगाने लगा। कुछ दूर पर ही धोबी उसे पेड़ के नीचे बैठा दिखाई दे गया। उसका गधा भी वहीं बंधा पड़ा था, लेकिन जौहरी के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने देखा कि गधे के गले में वो हीरा नहीं था। उसने चिल्लाकर धोबी से कहा,
क्या हुआ? वो पत्थर कहाँ है? धोबी ने हंसते हुए कहा, मुझे तो उस पत्थर के 16 आने मिल गए। पूरा 8 आने का फायदा हुआ है। अगर आपको 6 आने में बेच देता तो कितना घाटा हो जाता। जौहरी के माथे पर पसीना आ गया। उसका दिल बैठा जा रहा था। ये सोच सोचकर कि हाय, लाखों का हीरा यूं ही मेरी कंजूसी की वजह से हाथ से निकल गया। उसने गुस्से में धोबी से कहा, अरे धोबी, गधे के साथ रहते रहते तू भी गधा ही बन गया है क्या? जानता है उस पत्थर की कीमत क्या थी? लाखों का था वो पत्थर और तूने 16 आने में बेच दिया और बहुत खुश हो रहा है, गधा कहीं का। ये सुनकर धोबी बोला, हुजूर, मैं तो हूँ मूर्ख, तभी तो इतना कीमती पत्थर गधे के गले में डालकर घूम रहा था। लेकिन आपके लिए मैं क्या कहूँ, जब आपको पता था कि वो लाखों का हीरा है तो भी आप उसके 6 आने देने को तैयार नहीं थे, तो फिर आप तो मुझसे भी बड़े गधे हुए, या यूं कहो कि सबसे बड़े गधे तो आप ही हैं। इतना कहकर धोबी अपने गांव के रास्ते पर फिर से चल दिया और घर पहुंच गया। वो जौहरी यूं ही हाथ मलते हुए आगे बढ़ गया। उसने एक अच्छा सौदा यूं ही गवा दिया। धन्यवाद। पलटू अपने घर के बरामदे में खुली आंखों से सपने देख रहा था। उसके सपने में एक विशालकाय पतंग उड़ रही थी और पलटू उसके ऊपर सवार था। कितना आनंद आ रहा था आसमान में उड़ते उड़ते। तभी उसकी माँ की तेज आवाज ने उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाल दिया। पलटू, पलटू, तुम कहाँ हो? आया माँ। पलटू ख्यालों की दुनिया से निकलकर घर के अंदर गया। मैं सरला के घर जा रही हूँ, उसकी बेटी की शादी की तैयारियां करनी हैं और देर से आऊंगी तो तेरे लिए मिठाइयाँ लेकर आऊंगी। तब तक तू दराती लेकर जा और जंगल से पड़ोसियों की गाय के लिए घास काट कर ले आ, तुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। जी माँ, पलटू ने कहा और दराती उठाकर जाने के लिए तैयार हो गया। तभी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, सावधानी से जाना और दिन में सपने मत देखने लगना। दराती होशियारी से पकड़ना, कहीं हाथ ना कट जाए। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें माँ, मैं पूरी सावधानी रखूंगा। पलटू ने माँ को दिलासा दिया। पलटू हाथ में दराती लिए जंगल की तरफ निकल गया। चलते चलते उसे उन मिठाइयों का ख्याल आने लगा जो माँ ने कही थी। वो बड़बड़ाने लगा, कौन कौन सी मिठाई लाएगी माँ? शायद गुलाब जामुन लाएगी, स्वादिष्ट भूरे भूरे चाशनी में डूबे हुए। उसके मुंह में पानी आने लगा। अचानक उसे चलते चलते ठोकर लगी और पलटू अपने वर्तमान में वापस आ गया। ओह, ये मैं क्या कर रहा हूँ? माँ ने मना किया था कि रास्ते में सपने मत देखना, उसने अपने आप को समझाया। खैर, जंगल पहुंचकर दोपहर तक पलटू ने काफी घास काट ली। उसने घास का एक बड़ा सा गट्ठर बना लिया। गट्ठर को सर पे रखकर वो वापस आ गया। घास का गट्ठर पड़ोसी को देकर उसने पैसे ले लिए। तभी उसे याद आया कि दराती तो जंगल में ही छोड़ आया। दराती तो वापस ही लानी पड़ेगी, नहीं तो माँ के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। पलटू दौड़ता दौड़ता वापस जंगल पहुंचा। दराती वहीं पड़ी देखकर पलटू की जान में जान आई। उसने जैसे ही दराती को उठाया, उसे झटका सा लगा और दराती हाथ से छूट गई। असल में बात यह थी कि धूप में पड़े पड़े दराती का लोहा बहुत ही गर्म हो गया था। वो दराती को उलट पुलट कर देखने लगा और समझने की कोशिश करने लगा कि दराती आखिर इतनी गर्म कैसे हो गई। अभी वो दराती का निरीक्षण कर ही रहा था कि उसके पड़ोस में रहने वाला जुम्मन उधर से गुजरा। पलटू को यूं दराती को घूरते हुए देखकर जुम्मन ने पूछा, क्या बात है, तुम दराती को घूर क्यों रहे हो?
पलटू ने चिंतित स्वर में कहा, मेरी दरांती को कुछ हो गया है, ये काफी गर्म हो गई है। जुम्मन को पलटू की बात पर हंसी आ गई। मन ही मन वो हंसते हुए और ऊपर से गंभीर स्वर में बोला, तुम्हारी दरांती को बुखार हो गया है। पलटू ने कहा, ओह, फिर तो इसे हकीम के पास ले जाना पड़ेगा। जुम्मन बोला, अरे नहीं, मुझे पता है बुखार का इलाज। मेरी दादी को भी अक्सर बुखार आ जाता है। हकीम कैसे उनका इलाज करता है ये मैंने देखा है। मेरे साथ आओ, मैं करता हूँ इसका इलाज। उसके चालाक दिमाग में दरांती को हथियाने की योजना बन चुकी थी। आगे आगे दरांती उठाए हुए जुम्मन चला और पीछे पीछे पलटू चल पड़ा। चलते चलते जुम्मन एक कुएं के पास रुका और दरांती में एक रस्सी बांधकर उसे कुएं के पानी में लटका दिया। जुम्मन ने कहा, इसे शाम तक ऐसे ही लटके रहने दो। शाम तक इसका बुखार उतर जाएगा, तब इसे आकर ले जाना। जुम्मन ने सोचा कि पलटू के जाने के थोड़ी देर बाद वो आकर दरांती निकाल कर ले जाएगा और बाजार में बेच देगा। पलटू ने वैसा ही किया और घर जाकर सो गया। शाम में नींद खुली तो उसने सोचा कि दरांती का हाल चाल लिया जाए। घर से निकलकर वो कुएं की तरफ बढ़ चला। वो जुम्मन के घर के आगे से गुजरा, तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने अंदर जाकर देखा, जुम्मन की दादी बेसुध पड़ी हुई कराह रही थी। पलटू ने उनका हाथ छूकर देखा, हाथ काफी गर्म था। उसने सोचा, जुम्मन की दादी को बुखार है। जुम्मन ने मेरी मदद की थी तो मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए। पलटू ने आसपास देखा, नजदीक ही एक रस्सी पड़ी थी। उसने जुम्मन की दादी को रस्सी से बांधा और कंधे पर लादकर कुएं की तरफ चलने लगा। पड़ोसियों ने ये देखा तो उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पलटू ने किसी की भी नहीं सुनी और दादी को लेकर कुएं तक जा पहुंचा। कुएं पर पहुंचकर उसने अपनी दराती कुएं से बाहर निकाली। दादी के लिए दवा लेने जाने के कारण जुम्मन को दरांती निकालने का वक्त ही नहीं मिला था। पलटू ने दरांती को निकालकर एक ओर रखा और जुम्मन की दादी को कुएं में लटकाने की तैयारी करने लगा। दूसरी ओर जब जुम्मन अपने अब्बा के साथ हकीम से दवाई लेकर घर वापस लौटा तो पड़ोसियों ने बताया कि पलटू रस्सियों में बांधकर उसकी दादी को कुएं की तरफ ले गया है। दोनों भागते हुए कुएं पर पहुंचे तो पलटू दादी को कुएं में लटकाने ही वाला था। तभी जुम्मन के अब्बा ने चिल्लाकर कहा, अरे बेवकूफ, ये क्या कर रहा है? पलटू ने कहा, ओह, आप आ गए। मैं दादी के बुखार का इलाज कर रहा था। जुम्मन के अब्बा ने कहा, ऐसे कहीं बुखार का इलाज होता है? किस पागल ने तुझे बताया ये इलाज? पलटू ने जुम्मन की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे तो जुम्मन ने ही बताया है। जुम्मन के अब्बा ने घूरकर जुम्मन को देखा। जुम्मन सर झुकाए खड़ा था। उन्होंने डंडा उठाया और जुम्मन की ओर लपके। अब जुम्मन आगे आगे और उसके अब्बा पीछे पीछे। बेचारा हैरान पलटू ये सब देख रहा था और अपनी दराती लेकर वो अपने घर वापस आ गया। और इस तरह से भोले भाले पलटू को बेवकूफ बनाने वाला जुम्मन खुद अपने ही जाल में फंस गया।